हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल की वर्किंग है ना। गैल्वेनिक सेल कह लो, बहुत सारे बच्चों ने इसमें डाउट पूछा था, मैं आज सब क्लियर कर दूंगा। गैल्वेनिक सेल बोलो, अनदर नेम वोल्टेक सेल बोलो, है ना बच्चों, अनदर नेम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गैल्वेनिक सेल बोलो, वोल्टेक सेल बोलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो, है ना। सुना ध्यान से, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखा है। बोलो जल्दी से। द डिवाइस which convert chemical energy, the device which convert chemical energy into electrical energy, the device which convert chemical energy into electrical energy। बोलो जल्दी से, ध्यान रखना। गैल्वेनिक सेल क्या है? द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, गैल्वेनिक सेल एक कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, इतना पॉइंट पहले लिखा है एक बार। द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो लोग लिख रहे हैं डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का ही एग्जांपल है, गैल्वेनिक सेल का जो एग्जांपल है वो है डेनियल सेल। डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल का जो एग्जांपल है वो है डेनियल सेल। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगी और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। नोट करके क्या लिखेंगे? केमिकल, गैल्वेनिक सेल में क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी और उससे, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। केमिकल रिएक्शन होगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यही तो फंक्शन है गैल्वेनिक सेल का। एग्जांपल क्या है? अच्छा, गैल्वेनिक सेल बोलो, डेनियल सेल बोलो, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। इसका एग्जांपल है जो आज हमें पढ़ना है, डेनियल सेल। वर्किंग सीखेंगे। इसके अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। याद करो जल्दी से, बेसिक बताओ। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, सब चीजें सिखा रहा हूं, बेसिक सीखिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान है ये पोर्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो जाना। मान लीजिए अगर मैं जिंक सॉलिड से Zn2 प्लस में कन्वर्ट कर दूं +2 इलेक्ट्रॉन में, तो आप ये बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना, और ऑक्सीडेशन नंबर 0 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? +2 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। जहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के अंदर पहले से बता के चल रहा हूँ, गैल्वेनिक सेल में जो ये ऑक्सीडेशन जहां होता है, अच्छा कोई से भी सेल हो, गैल्वेनिक ऑक्सीडेशन ऑलवेज एनोड पे होता है। एनोड, एनोड गैल्वेनिक सेल में कहाँ होता है सब सीखेंगे अभी आप, मैं अभी पहले से बता के चल रहा हूँ, लेफ्ट में। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर ऑक्सीडेशन ऑलवेज कहाँ होता है? एनोड पे, और एनोड कहाँ होता है? लेफ्ट। ठीक है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। जिंक सॉलिड का ऑक्सीडेशन नंबर 0, Zn+2 का ऑक्सीडेशन नंबर +2, 0 से +2 की तरफ जाओगे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन
तो फिर से चलते हैं, वो डिवाइस जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनिक सेल जो है वो एक रेडॉक्स का एग्जांपल है ना, तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। अच्छा रिडक्शन में यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं होती बोर्ड पर, कम जगह होती है, रिडक्शन। अच्छा रिडक्शन होता कहाँ है गैल्वेनिक सेल में? कैथोड पे। कैथोड किस साइड होता है? राइट साइड होता है ना। गैल्वेनिक सेल में रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। गैल्वेनिक सेल में रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। कैथोड कहाँ होता है? राइट में। एनोड कहाँ होता है? लेफ्ट में। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना। जैसे मान लो कॉपर +2 एक्वस, आयंस ऑलवेज एक्वस में बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं और जहाँ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं वो साइड बोली जाती है रिडक्शन। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, +2 से 0 हो रहा है, इसको बोला जाता है रिडक्शन। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पर। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर। कैथोड कहाँ होता है? राइट में। ये सब एग्जांपल है डेनियल सेल के। चलिए पहले इतना कर लीजिए, इतना करिए, नोट कर लो जल्दी से, नोट करो। 2 डिवाइस कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको बोला जाता है गैल्वेनिक सेल। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव। एग्जांपल है डेनियल सेल। वर्किंग समझ रहे हैं डेनियल सेल की? गैल्वेनिक सेल के अंदर ये डेनियल सेल में ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पर। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर। ऑक्सीडेशन एनोड कहाँ होता है? लेफ्ट हैंड साइड। कैथोड कहाँ होता है? राइट हैंड साइड। होता है कि नहीं होता है? चलिए वर्किंग सीखें। वर्किंग ऑफ डेनियल सेल। अब बच्चों डायग्राम बनाएंगे एक। आपको मैंने पहले ही बताया था डेनियल सेल एक इनडायरेक्ट रेडॉक्स का एग्जांपल है। एक तरफ कंटेनर है ये, एक तरफ ये रहा कंटेनर। बच्चों डायग्राम थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। यहां ले लिया आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन ले लिया? ZnSO4 एक्वस। उसका कंसंट्रेशन कितना ले लिया? सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन ले लिया 1 मोलर। ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, कंसंट्रेशन 1 मोलर। अगर मत लिखो ZnSO4 का सॉल्यूशन लिख दो। इसमें क्या डिप कर दी है? इसमें डिप कर दी है एक जिंक रॉड। इसमें डिप कर दी है एक जिंक रॉड। ये जिंक रॉड है। ठीक है, ये ले लिया एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। इसमें डिप कर दिए एक कॉपर रॉड। ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, इसमें डिप कर दिया कॉपर रॉड। ठीक है, इसको एक्सटर्नली एक वोल्ट मीटर से जोड़ दिया जो आपको बताएगा डिफ्लेक्शन। एक मेटालिक वायर और डिफ्लेक्शन है ना, वोल्ट मीटर से जोड़ दिया है। सुना ध्यान से, इसको एक वोल्ट मीटर से जोड़ दिया है। बोलो, वोल्ट मीटर से जोड़ दिया है। ये कॉपर रॉड है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये जिंक रॉड है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। आप जरा मेरी बात सुना, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है जिंक की टेंडेंसी होती है, जिंक की टेंडेंसी होती है जिंक आयन में कन्वर्ट होने की। आपने पढ़ा था पहले, जहां मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाया। जिंक लगातार किस में टूटेगा? Zn+2 में टूटेगा। जिंक लगातार Zn+2 में टूटेगा।
इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाएंगे? रॉड पे। जब इलेक्ट्रॉन रॉड पे इकट्ठे होंगे तो रॉड कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जब रॉड पे इकट्ठे होंगे तो रॉड कैसे चार्ज हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज। तो जिंक लगातार किस में टूट रहा है? जिंक आयन में। तो जिंक एनोड, ये कौन सा साइड है? ये कौन सी साइड है? लेफ्ट। ये कौन सी साइड है? राइट। ठीक है। यहां क्या हो रहा है? इस साइड क्या हो रहा है? जिंक सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। जिंक लगातार टूट रहा है Zn+2 में और +2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? रॉड पे। तो रॉड पे जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे तो अब हम इनको यूज करते हैं। तो हमने यहाँ से एक मेटालिक वायर लगा दिया। मेटालिक वायर लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होंगे। मेटालिक वायर लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा यहाँ से यहाँ। क्यों ना भाई? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे? जिंक लगातार टूट रहा है Zn+2 में, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यूज कर लिया। मैंने एक वायर एक्सटर्नल सर्किट से इसको जोड़ दिया। जैसे मैंने इसको एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा, वायर से जोड़ दिया, ये वोल्टमीटर मुझे डिफ्लेक्शन शो करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो यहाँ क्या चीज हो रही है? लेफ्ट में एनोड पर हो क्या रहा है? एनोड पे हो क्या रहा है? एनोड पे क्या हो रहा है? बोलो। एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक लगातार कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, +2 इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन कहां हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पे इकट्ठे हुए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए। इनको इलेक्ट्रॉन्स को मैंने फ्लो करा दिया। कहां से? एनोड से कैथोड पे। अब इस सॉल्यूशन में कौन है? कॉपर+2। कॉपर+2 की क्या टेंडेंसी है? वो मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे? वो मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेंगे और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या इक्वेशन होगी बताओ? राइट में कैथोड पे क्या इक्वेशन होगी जरा बताओ? कॉपर+2 जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से? मेटल। भाई मेटल के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा। कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन मेटल रॉड से कंज्यूम करेगा। किसमें कन्वर्ट होगा? कॉपर में कन्वर्ट होगा, रॉड पे डिपॉजिट होगा। कॉपर है कहां? रॉड पे। और इस रॉड पे से इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, और जहां से इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं वहां कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। भाई पॉजिटिव चार्ज क्यों आया रॉड पे? रॉड पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? जल्दी बताओ मुझे। क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? कंज्यूम हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहां हो रहे हैं? कंज्यूम हो रहे हैं। इस वाले हिस्से को ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं। इस वाले हिस्से को ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं। जिंक लगातार टूट रहा है Zn+2 में, क्या छोड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन कहां है? रॉड पे। हमने उन्हें एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां क्या करेंगे? फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। तो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और कैथोड से एनोड की तरफ करंट का फ्लो होता है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इस वाले साइड में रिडक्शन हो रहा है तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। समझना, थोड़ा वर्किंग को आसानी से समझेंगे, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है आपको। सुनिए, जिंक की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की, तो जिंक लगातार टूटेगा Zn+2 में। इलेक्ट्रॉन तो सॉल्यूशन में जाएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन कहां रह जाएंगे? रॉड पे जब इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे उनको हमने यूज कर लिया, एक वायर कनेक्ट कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहां से फ्लो करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ। करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सॉल्यूशन में कॉपर+2 आयन प्रेजेंट है। ये कॉपर+2 आयन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ये क्या करेंगे? इस मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे? कंज्यूम कर लेंगे। जैसे इस मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन को ये कंज्यूम करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉपर में। मेटल रॉड कैसे चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स के मेटल रॉड पे इकट्ठे होने के कारण ये मेटल रॉड कैसे चार्ज हो जाएगी? नेगेटिव। एनोड कैसा टर्मिनल होता है? एनोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। कैथोड कैसा टर्मिनल होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है। कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रॉन जहां जाके कंज्यूम हो जाए वो पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन जहां से मूव करेंगे वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस वाले हिस्से को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इस वाले हिस्से को हम कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल। जैसे जैसे जिंक लगातार ऑक्सीडाइज होगा, Zn+2 का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू सल्फेट।
सल्फेट के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे कॉपर लगातार इलेक्ट्रॉन मेटल रॉड से कंज्यूम करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, वैसे वैसे Copper+2 का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम हो जाएगा। Copper+2 का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम हो जाएगा और Zn+2 का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ी देर के लिए ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, कंटिन्यूअस मैनर में शो नहीं करेगा करंट, थोड़ी देर के लिए ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, देन करंट जीरो हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा क्यों हो गया भाई, ये कंटिन्यूअस मैनर में करंट शो नहीं करेगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये थोड़ा सा करंट क्या करेगा, शो करेगा, जो हमें डिफ्लेक्शन के फॉर्म में मालूम चल जाएगा वोल्टमीटर में, और उसके बाद इसमें करंट जीरो हो जाएगा। उसके बाद इसमें करंट जीरो हो जाएगा। हो क्या रहा है, एनोड पे, एनोड जो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड जो होती है, एनोड जो होती है वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड वाली जो साइड होती है वहां रिडक्शन होता है। एनोड में क्या होगा, जिंक लगातार टूटेगा Zn+2 में +2 इलेक्ट्रॉन में, जिंक टूट के सॉल्यूशन में आ रहा है, सॉल्यूशन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है सल्फेट आयन के कंपैरिजन में। यहां पे क्या हो रहा है, Copper2+ जो है उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की है, वो क्या करेगा, इस मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, कंज्यूम कर लेगा, कंज्यूम करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन लगातार कंज्यूम होने के कारण ये मेटल रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे होने के कारण ये मेटल रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्शन शो करेगा और उसके बाद इसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, उसके बाद इसके अंदर करंट जीरो हो जाएगा। आप ऐसा क्या है इसमें, ऐसा क्या है कि इसमें करंट जीरो हो जाएगा, ऐसा है क्यों है कि इसमें करंट जीरो हो जाएगा, इसमें ऐसा क्या है कि इसमें करंट जीरो हो जाएगा। पहले आप इतना पोर्शन लिख लो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा आप नोट कर लेना, बाद में फिर मैं रफ कर दूंगा। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो बताओ बेटा, डेनियल सेल में कहां होता है, गैल्वेनिक सेल में, वो होता है एनोड से कैथोड की तरफ, है ना। पहले करंट का जो फ्लो है वो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, कैथोड से एनोड की तरफ। ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, इलेक्ट्रॉन्स का जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ये आपने इनको जोड़ा है एक्सटर्नली, आपने सर्किट को जो जोड़ा है वो एक्सटर्नली जोड़ा है वायर से, मेटेलिक वायर से, सही है। इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकल रहे हैं, जिंक की साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होता है, राइट हैंड साइड रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है एनोड से कैथोड की तरफ, करंट का फ्लो होता है कैथोड से एनोड की तरफ। जिंक लगातार टूट के सॉल्यूशन में आ रहा है, Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, Copper+2 लगातार इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे सॉल्यूशन में Copper+2 का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। इतनी बात आप पहले मुझे लिख लो, इतनी बात आप मुझे लिख लो। इतनी बात आप पहले लिख लो, पहले जल्दी नोट करो इतनी बात। बोलो, Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन कैथोड में रिडक्शन हाफ सेल में Copper+2+, ठीक है बेटा, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आगे चल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अब मेरी बात समझना, यहां तक रफ कर दूं, आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो। एक साइड रिडक्शन हाफ सेल होता है, एक साइड ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, ठीक है। डायग्राम आप बना के रखिएगा, एक साइड ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, एक साइड रिडक्शन हाफ सेल होता है। अब जरा मुझे बताइए, इन दोनों ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल को अगर मैं जोड़ दूं, रिडक्शन हाफ सेल को अगर मैं कंबाइन कर दूं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल कंबाइन होकर हमें क्या देते हैं, नेट सेल रिएक्शन देते हैं, नेट सेल रिएक्शन देते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल हमें कंबाइन होकर एक नेट सेल रिएक्शन देते हैं। नेट सेल रिएक्शन कैसे बनती है, याद है आपको, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में यहां लिख रहा हूं, Zn सॉलिड चेंजेस इनटू Zn2+ है ना, एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, Copper2+ +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Copper+2 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर। अब क्या करूं मैं, इन दोनों को कंबाइन करूं तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए,
इसका मतलब आपने दोनों को कंबाइन कर दिया है। Zn plus Cu2 positive aqueous changes into Zn2 positive aqueous plus Cu. This is a net cell reaction. This is the net cell reaction. यहाँ लिख नहीं पाई मैंने पूरी। नेट सेल रिएक्शन क्या होगी बताओ? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस चेंजेस इनटू Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर। ये आपकी नेट सेल रिएक्शन है। आपने कंबाइन किया ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, आपने कंबाइन किया ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, आपने कंबाइन किया रिडक्शन हाफ सेल को, और ये जो आपने लिखी है ये लिखी है नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन कैसे बनती है जरा मालूम चला आपको? ऑक्सीडेशन हाफ सेल को कंबाइन कर दो, रिडक्शन हाफ सेल को कंबाइन कर दो, तो आपकी एक नेट सेल रिएक्शन बन जाएगी। ऑक्सीडेशन हाफ सेल को कंबाइन कर दो, रिडक्शन हाफ सेल को कंबाइन कर दो, तो आपकी एक नेट सेल रिएक्शन बन जाएगी। आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल को कंबाइन कर दो, रिडक्शन हाफ सेल को कंबाइन कर दो, इस नेट सेल रिएक्शन बन जाएगी इस डेनियल सेल की। बच्चों इस डेनियल सेल की एक नेट सेल रिएक्शन बन जाएगी। अब मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूं जो आपके बेसिक में बहुत ज्यादा यूज होंगी, और वो बेसिक में जो चीजें यूज होती हैं वो सीखो, सब सीखो। बेसिक में जो चीजें यूज होती हैं, पहली बात आप सेल पोटेंशियल बोल लो, सेल पोटेंशियल बोल लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल बोल लो, आप सेल पोटेंशियल बोल लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल लो, सेल ईएमएफ बोल लो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सब एक ही बात है। सेल ईएमएफ बोल लो या फिर ई सेल बोल लो, या फिर आप ई सेल बोल लो। सेल पोटेंशियल बोल लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल लो, सेल ईएमएफ बोल लो, ई सेल बोल लो, बात एक ही है। इस सेल का पोटेंशियल कितना है समझ रहे? सेल पोटेंशियल बोल लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल लो, सेल ईएमएफ बोल लो, ई सेल बोल लो। एक हिस्से का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक हिस्से का रिडक्शन हो रहा है, समझ रहे हैं? रिडक्शन कहां हो रहा है? कैथोड पे हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है? एनोड पे हो रहा है। इस वाले हिस्से को ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, इस वाले हिस्से को रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने के कारण नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज है, लेफ्ट साइड होता है। यहाँ पर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है, वो बोला जाता है लोन। लोन बोला जाता है, लोन। आप इस वर्ड को बहुत अहमियत दीजिएगा। जो लेफ्ट में है, जो लेफ्ट में है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। जो लेफ्ट में है उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या होता है? एनोड होता है, वो एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो लेफ्ट में है वो ऑक्सीडेशन होगा, उसका एनोड होगा, वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। जो लेफ्ट में है उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड होगा, वो एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। जो लेफ्ट में है उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड होगा, वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। याद रख पाएंगे? गैल्वेनिक सेल के अंदर जो लेफ्ट में होता है वहां ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड होता है और वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो राइट में होता है वो कैथोड होता है, वो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और वहां रिडक्शन होता है। सुन लिया? जो लेफ्ट में है वो ऑक्सीडेशन है, एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल है। जो राइट में है वहां रिडक्शन है, कैथोड है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है? सेल ईएमएफ बोल लो, सेल पोटेंशियल बोल लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल लो, बात एक ही है। समझ गए इतनी बात? अभी आगे मेरे को आपको बहुत कुछ सिखाना है। इतनी बात बेसिक समझ में आ गई? मैंने क्या बोला था, ये बहुत थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसके बाद इसमें करंट जीरो हो जाएगा। आपने ये क्वेश्चन बहुत लगातार करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, अभी भी लगातार ये करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, लगातार अभी भी ये करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। अभी आपने इक्वेशन क्या बनाई है? ऑक्सीडेशन किया है आपने एनोड पर, है ना? एनोड पर आपने ऑक्सीडेशन किया है, एनोड पर आपने ऑक्सीडेशन किया है। तो बताओ क्या किया आपने? एनोड पे इक्वेशन क्या बनाई? Zn चेंजेस इनटू Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका कौन सा पोटेंशियल लिखा जाता है? ई ऑक्सीडेशन। कैथोड पे आपने क्या किया है? रिडक्शन। कैथोड पे आपने रिडक्शन किया है, कॉपर प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर। इसका क्या लिखा जाएगा? ई रिडक्शन। अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा।
इन दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, एक सेल बना दी, इन दोनों को आपने कंबाइन करके एक सेल बना दी। सेल कैसे बना दी आपने? ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को कंबाइन कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन दो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। क्या इक्वेशन बनी? Zn plus Cu2 पॉजिटिव एक्वस, Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu। अच्छा, सेल का पोटेंशियल कितना आएगा? मैं यहां लिख रहा हूं ई सेल। जो ई सेल निकल के आएगा बच्चों वो बड़ा आसान है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। सेल का पोटेंशियल निकालने का तरीका आएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। आगे जाके मैं आपको ये समझाऊंगा ये कैसे आया है, अभी नहीं समझाऊंगा। अभी मैंने आपको बताया है सेल का पोटेंशियल बहुत आसान है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ई ऑक्सीडेशन निकाल लो, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका ई रिडक्शन निकाल लो। दोनों ई सेल निकालने का तरीका क्या है? ई सेल निकालने का तरीका है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों को मैंने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। ये सेल का पोटेंशियल निकालने का तरीका। अभी मैं बताऊंगा ये आया कैसे। अभी तब तक याद कर लेते हैं ना। याद क्या करेंगे? बोलेंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। मैं फिर बता रहा हूं, गैल्वेनिक सेल एक रेडॉक्स का एग्जांपल है। रेडॉक्स वाली रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाते हैं। उस केस में अगर आपको सेल का पोटेंशियल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, और दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, और दोनों को ऐड कर दो, सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। ये कांसेप्ट है। अभी हम आपने एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन किया तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा, आपने कैथोड पे रिडक्शन किया इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा, आपने दोनों को कंबाइन करके सेल रिएक्शन बनाई, सेल रिएक्शन का आपने ई सेल निकाला। ई सेल निकालने का मैंने फॉर्मूला भी बताया है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, और दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। अभी भी समझ में नहीं आई? चलो बात फिर से समझाता हूं, अभी भी समझ में नहीं आई। गैल्वेनिक सेल के अंदर या डेनियल्स, कोई भी गैल्वेनिक सेल का जो एग्जांपल है, कोई भी गैल्वेनिक सेल का जो एग्जांपल है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आपको क्या करना है? सुनो इधर मेरी बात सुनो। गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल में आपको क्या करना है, ऐसे समझो। जो एनोड है वो कैसा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल है। वहां क्या होता है बच्चों? वहां ऑक्सीडेशन होता है। एनोड एक नेगेटिव टर्मिनल है, वहां ऑक्सीडेशन होता है, वहां ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां क्या होगा? जिंक कन्वर्ट होगा Zn2 प्लस में, +2 इलेक्ट्रॉन में। मैंने लास्ट टर्म सिखाया था, ऑक्सीडेशन होगा तो सॉल्यूशन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, मेटल रॉड विल बिकम नेगेटिव चार्ज। दोनों में चार्ज सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसको कौन सा पोटेंशियल बोला जाएगा? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाएगा, बोला जाएगा ना। एनोड पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव एनोड नेगेटिव है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, Zn+2 में कन्वर्ट हुआ। मैंने आपको पिछले टर्म में ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिखाया था। मैंने बोला सॉल्यूशन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, द मेटल रॉड विल बिकम नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन। इंटरफेस पर एक पोटेंशियल जनरेट होगा, उस पोटेंशियल को यहां क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे क्या होगा जरा बताओ? कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज, कॉपर +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर, कॉपर +2 मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेगा। ये मेटल रॉड से मिले इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन मेटल रॉड से कंज्यूम किए, जिसके कारण मेटल रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। कॉपर +2 का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम हो जाएगा, जिसके कारण सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर भी पोटेंशियल जनरेट होगा, उसको पोटेंशियल को बोलेंगे ई रिडक्शन पोटेंशियल। सही है? ये फार्मूला है, ध्यान रखना। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं मेरे बच्चों, तो ये हमारी रिएक्शन आ गई सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन आ गई। बताओ क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होंगे, कैंसिल हो गए, तो क्या इक्वेशन बन गई? Zn plus Cu2 positive aqueous changes into Zn2 positive aqueous plus Cu। बन गया सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन बन गई, डेनियल सेल की सेल रिएक्शन बन गई, डेनियल सेल की सेल रिएक्शन बन गई। अगर मैं आपसे बोलूं इसका पोटेंशियल बताओ ई सेल, तो इसको फॉर्मूला है, ये ई सेल निकालने का फॉर्मूला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा।
जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो दोनों को ऐड कर दो तो ई सेल। ई सेल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी आप समझेंगे मीनिंग क्या बताऊंगा मैं, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको कभी भी सेल का पोटेंशियल निकालना हो तो इस वाले हिस्से का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, इस वाले हिस्से का रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, दोनों को कंबाइन कर दो, सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। दोनों को कंबाइन कर दो, सेल का पोटेंशियल। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया ये फॉर्मूला आया कैसे, अभी तसल्ली तो करो, अभी ये तो देखो अभी मैं बता क्या रहा हूं। ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बता रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप जरा सुनना बहुत ध्यान से कि ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अभी आपसे, ये वोल्टमीटर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसके बाद इसमें करंट जीरो हो जाएगा, ऐसा क्यों हो गया? मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और मोर जिंक इज ऑक्सीडाइज, मोर जिंक इज ऑक्सीडाइज, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वैसे वैसे जिंक और ऑक्सीडाइज होगा। जिंक जैसे जैसे ऑक्सीडाइज होगा, मैं फिर से बता रहा हूं, जिंक जैसे 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 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जिंक और ज्यादा जिंक आयन में कन्वर्ट होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जिंक और ज्यादा जिंक आयन में कन्वर्ट होगा। तो ये जिंक आयन इस रॉड के अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे। सॉल्यूशन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, सॉल्यूशन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो वो इस रॉड के अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे। जब वो इस रॉड के अराउंड कलेक्ट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो जो फ्रेशली जो आयन जिंक आयन बनेंगे उनको ये रिपेल करेंगे। जब फ्रेशली जिंक आयन जो बनेंगे उनको अगर ये रिपेल करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे। भाई ये देखो ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ने मूव किया जिंक ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट हुआ जिंक आयन में, जिंक आयन ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट हुआ तो सॉल्यूशन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, सॉल्यूशन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ये जिंक आयन किसके अराउंड कलेक्ट हो गए? रॉड के अराउंड कलेक्ट हो गए। जब ये रॉड के अराउंड कलेक्ट हो जाएंगे तो ये जो फर्दर न्यूली जो जिंक आयन बन रहे होंगे उनको बनने नहीं देंगे, उनको रिपेल करने लगेंगे। जब फर्दर जिंक आयन बनेंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नहीं तो करंट फ्लो होगा नहीं, करंट फ्लो होगा नहीं तो करंट जीरो हो जाएगा। फिर से समझते हैं, जैसे जैसे जिंक आयन में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जिंक और ज्यादा कन्वर्ट होगा Zn2+ में। जिंक जब और ज्यादा कन्वर्ट होगा Zn2+ में तो जिंक आयन के जो जिंक आयन है ये इस रॉड के अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे। जब ये रॉड के अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे जो नए आयन्स हैं, जो न्यू जिंक आयन्स जो फॉर्म्ड हो रहे हैं उनको ये रिपेल करेंगे, उनको ये बनने नहीं देंगे। जब उनको बनने नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नहीं तो करंट का फ्लो जीरो हो जाएगा। फिर से समझो मैंने क्या लिखा है, ये देखो, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो मोर जिंक आयन इज ऑक्सीडाइज्ड, और जब मोर जिंक आयन इज ऑक्सीडाइज्ड तो इस रॉड के अराउंड जिंक आयंस इकट्ठे हो चुके हैं, दे रिपेल फ्रेशली जिंक आयन, ये रिपेल करेंगे फ्रेशली जिंक आयन को, जिसकी वजह से जिंक की Zn2+ में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और अगर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो गई तो फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नहीं, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नहीं तो करंट फ्लो होगा नहीं। समझो जरा, मैंने आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिंक आयन अगर इस रॉड के अराउंड इकट्ठे हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेंगे, इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो पाएंगे। ऐसे भी सिखाते हैं कुछ लोग, पर मैं ऐसे बता रहा हूं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो जिंक और कन्वर्ट होगा Zn+2 में, ये Zn2+ इस रॉड के अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे। ये फ्रेशली जो बन रहे आयन, न्यूली जो फ्रेशली जो आयन बन रहे हैं, फ्रेशली जो जिंक आयन बन रहे हैं, ये उनको क्या करेंगे? फ्रेशली जो ये जिंक आयन बन रही है उनको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। उनको रिपेल करेंगे तो जिंक आयन में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। जब जिंक आयन में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नहीं, और इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेंगे नहीं तो करंट फ्लो होगा नहीं। सेम ईयर कॉपर+2 लगातार इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉल्यूशन में सल्फेट आयन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। सल्फेट आयन इस रॉड के अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे। जब सल्फेट आयन इस रॉड के अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे तो वो कॉपर+2 को इलेक्ट्रॉन गेन करने नहीं देंगे। जब कॉपर+2 को इलेक्ट्रॉन गेन करने नहीं देंगे तो ये रिडक्शन नहीं कर पाएगा, ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा। फिर समझते हैं, जिंक जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होंगे जिंक और ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा Zn+2 में। जब जिंक Zn+2 में ऑक्सीडाइज होगा तो ये Zn+2 क्योंकि सॉल्यूशन में लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो जिसके वजह से इस मेटल रॉड के अराउंड ये जिंक आयन इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये फ्रेशली जो जिंक आयन बन रहे हैं उनको ये रिपेल करेंगे। जब फ्रेशली जो जिंक आयन बन रहे हैं उनको जब ये रिपेल करेगा तो वो जिंक आयन में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को कम कर देगा। जब जिंक आयन में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नहीं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नहीं तो करंट फ्लो होगा नहीं।
सेम ईयर जब इस सॉल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, इस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो वो इस रॉड के अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे। जब इस रॉड के अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे सल्फेट आयन, तो वो कॉपर +2 को इलेक्ट्रॉन गेन करने नहीं देंगे। जब कॉपर +2 को इलेक्ट्रॉन गेन करने नहीं देंगे तो कॉपर +2 रिडक्शन कर नहीं पाएगा। कॉपर +2 जब रिडक्शन नहीं कर पाएगा तो उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। जब रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं। तो ये क्या हो गया, सेल की वर्किंग स्टॉप हो गई। जिंक इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन ने मूव करना चालू किया, इसने थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्शन शो किया, डिफ्लेक्शन थोड़ी देर के लिए शो किया, उसके बाद करंट जीरो हो गया। अभी करंट जीरो हो क्यों गया, उसका रीजन है जब जिंक ना लगातार टूटेगा जिंक +2 में, तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, और जब सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो वो नेगेटिव प्लेट के अराउंड इकट्ठा हो जाएगा। जब नेगेटिव प्लेट के अराउंड इकट्ठा हो जाएगा तो वो जो फ्रेशली जिंक आयन जो बन रहे हैं उनको ऑक्सीडाइज होने से रोकेगा। भाई जिंक फर्दर रिपेल करेंगे, Zn+2 जो फ्रेशली जिंक आयन जो बन रहे हैं उनको रिपेल करेंगे ये आयन। जब ये इनको रिपेल करेंगे तो जिंक आयन में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। जब जिंक आयन में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नहीं तो फिर करंट जीरो हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ है, इस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इस रॉड के अराउंड नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, सल्फेट आयन इकट्ठे हो जाएंगे। सल्फेट आयन जब इस रॉड के अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे तो वो इस सल्फेट आयन कॉपर +2 आयन को इलेक्ट्रॉन्स गेन करने नहीं देंगे। ये इनको इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने दे रहे, ये इनको इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करने दे रहे। जब ये इसको लूज नहीं करने देंगे, ये इसको गेन नहीं करने देंगे तो सेल की वर्किंग स्टॉप हो गई ना, सेल की वर्किंग स्टॉप हो गई। इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम एक लगाते हैं इन्वर्टेड यू ट्यूब, एक हम लगाते हैं इन्वर्टेड यू ट्यूब। अरे ये वाला यू ट्यूब नहीं, मोबाइल वाला नहीं, एक लगाते हैं इन्वर्टेड यू ट्यूब। यहां इन्वर्टेड यू ट्यूब लगाते हैं। इस इन्वर्टेड यू ट्यूब में हम इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं KCl, जर्नली समझा रहा हूं। ये इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, साथ में लेते हैं सेमी सॉलिड पेस्ट बनाने के लिए अगर और जिलेटिन। मैं यहां फिर बता रहा हूं, इस वाले कंटेनर में जिंक आयन का जो कंसंट्रेशन है वो जिंक लगातार टूट रहा है Zn+2 में, जो कि सल्फेट से ज्यादा हो जाता है। जब जिंक आयन का कंसंट्रेशन सल्फेट आयन से ज्यादा होगा तो ये जो जिंक आयन है इस रॉड के अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे। जब ये जिंक आयन इस रॉड के अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे तो ये फर्दर जो फ्रेशली जिंक आयन है उनको ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देंगे, बनने नहीं देंगे, उनको रिपेल करेंगे। जब जिंक आयन में ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर पाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नहीं, मतलब सेल की वर्किंग स्टॉप होगी। तो मैं बता रहा हूं, अगर आपने सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं किया, दिस इज इन्वर्टेड यू ट्यूब, और ये इन्वर्टेड यू ट्यूब, इस इन्वर्टेड यू ट्यूब को हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इस इन्वर्टेड यू ट्यूब को हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसमें हम ले लेते हैं KCl इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इस साइड क्या हुआ बताओ जरा, इस साइड क्या हुआ, इस साइड कॉपर +2 लगातार इलेक्ट्रॉन गेन कर करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉल्यूशन हमारा कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ इस मेटल रॉड के अराउंड, जो कि मेटल रॉड नेगेटिवली चार्ज्ड है इलेक्ट्रॉन्स के इकट्ठा होने के कारण, उसके अराउंड कौन इकट्ठे हो जाते हैं, जिंक आयन इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लिया कॉपर +2 आयन ने, इसलिए इसके अराउंड सल्फेट आयन इकट्ठे हो जाते हैं। पॉजिटिवली चार्ज रॉड के अराउंड सल्फेट आयन इकट्ठे हो जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज रॉड के अराउंड जिंक आयन इकट्ठे हो जाते हैं। ये जिंक आयन किनको रिपेल करने लग जाते हैं, जो जिंक आयन बन रहे थे उनको फ्रेशली जिंक आयन को ये रिपेल करेंगे। जब फ्रेशली जिंक आयन को ये रिपेल करेंगे तो जिंक की जो टेंडेंसी है जिंक आयन में कन्वर्ट होने की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब जिंक +2 आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, तो सर्किट इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर क्या हो जाता है, सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण इसके अराउंड नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। इस रॉड के अराउंड सल्फेट आयन इकट्ठे हो जाते हैं। जब इस रॉड के अराउंड सल्फेट आयन इकट्ठे हो जाते हैं तो कॉपर +2 आयन यहाँ से मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन गेन कर नहीं पाते। जब कॉपर +2 आयन मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन गेन कर नहीं पाएंगे तो वो रिडक्शन नहीं कर पाएंगे, ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, कहानी खत्म हो गई। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करा जाता है KCl में क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज, यहाँ K+ आयन है, Cl- है, K+ आयन है, Cl- आयन है। Cl- आयन को यहाँ भेजा जाता है, K+ आयन को यहाँ भेजा जाता है।
K प्लस को इधर भेजा जाता है, जिंक Cl माइनस को यहाँ भेजा जाता है, Cl माइनस यहाँ जाकर जो ये एक्स्ट्रा जिंक आयन प्रोड्यूस हुए इनको न्यूट्रल करता है, K प्लस यहाँ जाकर जो एक्स्ट्रा सल्फेट आयन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज आया है उसको न्यूट्रल करता है। भाई सेल की वर्किंग कैसे चालू होगी, ये जिंक आयन जो एक्स्ट्रा में आ गए हैं, जो जिंक आयन इसके अराउंड इकट्ठे हो गए हैं, इनको जाके ये Cl माइनस न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ पर जो एक्सेस में सल्फेट आयन इकट्ठे हो गए हैं उनको जाके ये K प्लस न्यूट्रलाइज करेगा। समझ रहे हैं ना, बिना सॉल्ट ब्रिज के ये वर्किंग नहीं हो पाएगी। होता क्या है, जिंक जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जिंक आयन में ऑक्सीडाइज होगा, जिंक आयन में ऑक्सीडाइज होगा तो सॉल्यूशन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन में जब जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये जिंक आयन मेटल रॉड के अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे, ये फ्रेशली जिंक आयन को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से जिंक की जिंक आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। जिंक की जिंक आयन में ऑक्सीडाइज होने की जब टेंडेंसी कम हो जाएगी तो उस केस में फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नहीं तो करंट फ्लो करेगा नहीं। सिमिलरली इस जगह पर कॉपर प्लस 2 का लगातार कंज्यूम करके इलेक्ट्रॉन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो उस मेटल रॉड के अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे। जब इस मेटल रॉड के अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे तो वो कॉपर प्लस 2 को इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं करने देंगे। कॉपर प्लस 2 को इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं करने देंगे तो रिडक्शन नहीं होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन का मूव ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहां रिडक्शन नहीं होगा, सेल की वर्किंग रुक गई। इस एक्सेस पॉजिटिव चार्ज और एक्सेस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में होता क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिए जाते हैं, अगर अगर और जेलेटिन सेमी सॉलिड पेस्ट बनाने के काम आते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं। इनको क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, साथ में अगर अगर और जेलेटिन डाल देते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, पॉलीसैकेराइड्स बोला जाता है, इनको मिला देते हैं, गर्म करते हैं, इन दोनों का सॉल्यूशन बनाते हैं और उस ट्यूब में भर देते हैं और उसको उल्टा करके ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, उल्टा करके ऐसे लगा देते हैं, उसको बोला जाता है इन्वर्टेड यू ट्यूब, उल्टा यू ट्यूब, है ना। क्या बोला मैंने, आप एक सॉल्ट ले लो, इलेक्ट्रोलाइट ले लो, अगर अगर और जिलेटिन में मिला दो। अगर अगर और जिलेटिन में क्यों मिलाया जाता है, ताकि वो आयंस मोबिलाइज कर सके, मूव कर सके। अगर आपने अगर अगर और जिलेटिन नहीं मिलाया तो ये पूरा सॉल्यूशन इधर आ जाएगा, पूरा बह के इधर आ जाएगा, ये पूरा बह के इधर आ जाएगा। आपको क्या करना होता है, इन आयंस को मूव कराना होता है। मूव कराने के लिए, उनको मोबिलाइज करने के लिए एक सेमी सॉलिड पेस्ट चाहिए होता है, वो सेमी सॉलिड पेस्ट होता है अगर अगर और जिलेटिन का। अगर अगर और जिलेटिन के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते हैं, गर्म करते हैं और उसको एक ट्यूब में भर देते हैं और उस ट्यूब को ऐसे करके लगा देते हैं, उसको बोला जाता है इन्वर्टेड यू ट्यूब। सही है। अब आपको मैं बताता हूं ये क्या करता है, जो यहाँ एक्सेस जिंक आयन जनरेट हो गया है इसको न्यूट्रलाइज करता है क्लोराइड को भेजकर। यहाँ पर जो एक्सेस में सल्फेट आयन आ गए जिसकी वजह से रिडक्शन रुक गया, ये अपने K प्लस को भेजता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये अपने एक्सेस में जो जिंक आयन प्रोड्यूस हो गए हैं उनको भेजता है न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोराइड को, यहाँ से K प्लस को भेजता है जो एक्सेस में नेगेटिव चार्ज आ गया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दूसरा, आपने सर्किट को एक्सटर्नली तो जोड़ दिया वायर से, इंटरनली जोड़ा जाता है सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज से सर्किट इंटरनली जोड़ा जाता है। इंटरनली देखो, एक्सटर्नली तो वायर जोड़ा है, वायर में कौन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। सर्किट इंटरनली आपने किसको जोड़ा है, सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे नहीं, सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते नहीं ना, सॉल्यूशन में कंडक्ट कौन करता है, आयंस कंडक्ट करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर किनको मोबिलाइज, इसीलिए हमने सॉल्ट ब्रिज में किसको भरा है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन से हैं, कैटायन और एनायन। वो कैटायन और एनायन क्या करते हैं, मूव करते हैं, और वो कैटायन और एनायन के मूव करने के कारण सर्किट इंटरनली कंप्लीट होता है। तो एक्सटर्नली सर्किट में कौन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इंटरनली सर्किट में कौन फ्लो करता है, आयंस फ्लो करते हैं। समझ में आया। सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता क्यों हुई ये बात क्लियर कर लो पहले। सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता क्यों हुई ये बात क्लियर करो पहले। सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता क्यों हुई ये बात क्लियर करो पहले, फिर मैं आगे चलूं। सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता क्यों हुई ये बात पहले क्लियर करो, बोलो जल्दी बताओ। सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता क्यों हुई इस बात को क्लियर करते हैं। सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता ऐसे हुई, जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहे थे तो जिंक लगातार जिंक आयन में टूट रहा था जल्दी जल्दी, ये रॉड लगातार पतली होती जाएगी क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पर कॉपर प्लस 2 सॉल्यूशन से निकल के इस रॉड पे डिपॉजिट हो रहा है, तो रॉड थिक होती जाएगी, ये थिन होती जाएगी। जिंक लगातार ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक प्लस 2 में सॉल्यूशन में जिंक प्लस 2 आ रहे हैं, है ना, जिंक प्लस 2 आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, और ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा जिंक। जब और ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा जिंक तो जिंक आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये मेटल रॉड के अराउंड जिंक आयन इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से फ्रेशली जो जिंक आयन बन रहे होंगे उनको रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से जिंक की टेंडेंसी जिंक आयन में कन्वर्ट होने की वो क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। जब जिंक आयन में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स कम मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम मूव करेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ कौन रिडक्शन कर रहा है, मुझे एक चीज बताओ बच्चों, यहाँ कॉपर प्लस 2 रिडक्शन कर रहा है, वो इस मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन लेता है, कॉपर प्लस 2 इस मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन लेता है, कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल रॉड पॉजिटिव चार्ज आ गई, जो इलेक्ट्रॉन ये मूव करेगा वो मेटल रॉड कंज्यूम कर लेगी। सही है, मेटल रॉड में पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि कॉपर प्लस 2 जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, वो क्या करेगा, इस मेटल रॉड में ज्यादा होंगे ना इलेक्ट्रॉन, मेटल के तो आपको मालूम है बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मेटल में तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मेटल आयन मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लेंगे, जिसकी वजह से मेटल रॉड पॉजिटिव चार्ज होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस मेटल रॉड की तरफ मूव करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसमें कॉपर प्लस 2 जो सॉल्यूशन में है वो कम हो जाएगा, कॉपर प्लस 2 कम हो जाएगा तो यहाँ सल्फेट आयन ज्यादा हो जाएगा, सल्फेट आयन इस रॉड के अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे, वो कॉपर प्लस 2 को इलेक्ट्रॉन गेन करने नहीं देंगे, ये लूज नहीं करने देगा, ये गेन नहीं करने देगा, सेल की वर्किंग रुक गई। अब क्या करेंगे, हम एक इन्वर्टेड यू ट्यूब ले लेंगे, उस इन्वर्टेड यू ट्यूब को हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सही है, सॉल्ट ब्रिज का काम होता है इन दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करना इंटरनली। एक्सटर्नली तो आपने इनको वायर से जोड़ रखा है, सर्किट को इंटरनली कौन कंप्लीट कर रहा है, ये एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इंटरनली आयंस फ्लो कर रहे हैं, एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इंटरनली आयंस फ्लो कर रहे हैं। समझ गए, दो सॉल्यूशन को इंटरनली कनेक्ट करने के लिए, दो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल को ज्वाइन करने के लिए आपने क्या यूज किया है, सॉल्ट ब्रिज यूज किया है। सॉल्ट ब्रिज में आपने क्या यूज किया है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, जैसे KCl, जैसे KNO3, जैसे NH4NO3, है ना। साथ में आपने एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनाया जिसकी वजह से वो आयंस डिफ्यूज हो पाए, मूव कर पाए। ठीक है, ये क्या करेगा, जो यहाँ पर जो ये एक्सेस में प्लस चार्ज है, ये Cl माइनस यहाँ से आएगा, यहाँ मूव करेगा, Cl माइनस यहाँ आके मूव करेगा, जिंक को न्यूट्रलाइज करेगा, यहाँ जो K प्लस है वो मूव करेगा, और जो सल्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज आया वो न्यूट्रलाइज करेगा, जिसकी वजह से जिंक फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होने लग जाएगा, और कॉपर प्लस 2 फिर फर्दर रिड्यूस होने लग जाएगा, सेल की वर्किंग चालू हो जाएगी, सॉरी सेल की वर्किंग चालू हो जाएगी। ये सर्किट को इंटरनली कनेक्ट करता है सॉल्ट ब्रिज, ये वायर जो है ये सर्किट को एक्सटर्नली कनेक्ट करता है। सर्किट तो तभी कंप्लीट होगा ना जब ये एक्सटर्नली भी जुड़े और इंटरनली भी जुड़े, ऐसे सर्किट कंप्लीट होगा ना ऐसे। तो एक्सटर्नली तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इंटरनली आयंस मूव करते हैं। सही है, तो सॉल्ट ब्रिज समझ में आया। इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इनर्ट क्यों बोला जाता है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है इन दोनों इलेक्ट्रोड से और इनके आयन से रिएक्ट ना करे। समझ रहे, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है जो इनके आयन से रिएक्ट ना करे। अगर रिएक्ट हो गया तो ये प्रेसिपिटेट बना लेंगे तो नीचे बैठ जाएंगे तो कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे, भाई अलग हो जाएगा ना, सॉल्यूशन में से निकल जाएगा। भाई कोई चीज प्रेसिपिटेट बन जाएगी तो वो अलग हो गई तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, तो सेल का EMF चेंज हो जाएगा। तो हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो इन दोनों के मेटल रॉड से क्या ना करे, रिएक्ट ना करे। अब मेरी बात समझना, सॉल्ट ब्रिज में मेन फंक्शन है वो है इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दूसरी चीज बताता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा जो आएगा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब ये क्या चीज है वो बताऊंगा मैं आपको अगले टर्म पर, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। पहले आप इतना करिए, मुझे समझाइए, अगर आपको समझ में आया हो तो मैं आपको अगला जो वीडियो है वो सॉल्ट ब्रिज के ऊपर बना के दूंगा। ठीक है, इतनी पहले मैंने एक बात करी है जो आपको अच्छे से आनी चाहिए समझ में। इट मेंटेन, जो इसका मेन फंक्शन है स्कूल लेवल पे, एक तो ये सर्किट को इंटरनली कंप्लीट करता है, इट कंप्लीट द सर्किट इंटरनली, है ना। दूसरा, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। एक और फंक्शन होता है सॉल्ट ब्रिज का एक और फंक्शन होता है, इट डिक्रीजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब ये क्या चीज है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, वो मैं आपको अगले टर्म पे सिखाऊंगा। इट डिक्रीजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, मतलब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को ये कम करता है। इतनी चीजें अब मैं आपको अगले टर्म पर सॉल्ट ब्रिज की कहानी सुनाऊंगा। पहले आज आप इतना करो पहले।